मिफ्ताह इस्माइल साहब की भरपूर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की मैशत में कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक तस्वर यह भी था कि जब तक मिफ्ताह इस्माइल साहब तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के माशी अमूर बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल शायद उनकी मौजूदगी में अल्लाह ताला ने रहम किया पाकिस्तान पे और कुछ चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहली जो खुशखबरी है वो IMF की तरफ से है कि IMF की तरफ से यकीनन एक लेटर भी आया, हमने उस पर दस्तखत करके वापस भी भेज दिए। तो अब अगस्त के आखिर में $1.7 बिलियन पाकिस्तान में आ जाएगा, जिससे ज़ाहिर पाकिस्तान के माशी अमूर, माशी सरहदें पाकिस्तान की मजबूत हो जाएंगी। तो ये एक अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ कुछ 3 खबरें और भी हैं जिनको हम अच्छी खबर कह सकते हैं। एक तो पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और उसका अफेक्ट जो होगा वो डेफिनेटली पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी आवाम को मिलेगा। साथ ज़ाहिर डॉलर का रेट भी जो है वो भी नीचे आ रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, उसका अफेक्ट भी बिजली पे भी आएगा और साथ पेट्रोल पे भी आएगा, और उससे आवाम को रिलीफ मिलेगी, जिससे महंगाई भी कम होगी, और ये एक अच्छी खबर है। बाकी कुछ इन्वेस्टर्स की हैसियत से भी पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं। हम, आपको पता होगा कि हम हर वक्त कशकोल लेके फिरते रहते हैं पूरी दुनिया में, और हर बार वही दोस्त होते हैं जिनके पास हम जाते हैं और उनसे एक ही मुतालबा करते हैं कि कुछ डॉलर दे दें। तो इस बार भी जब हमने मुतालबे करने शुरू किए तो इस बार बाहर जो हमारे डोनर हैं, जो हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, उन्होंने अपनी फ़िलासफ़ी तब्दील कर ली। अब उन्होंने कहा है कि हम आपको इमदाद देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। तो अब वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। इसमें सबसे पहले मैं UAE के नाम लूँगा। तो UAE ने पाकिस्तान को ऑफर किया है कि हम $1 बिलियन आपकी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान की जो टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें UAE $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, और तकरीबन ये मामला किसी वक्त भी आपको सर चढ़ता हुआ नजर आएगा। एक खुशखबरी दोनों मुल्कों की तरफ से आ जाएगी जो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद होगी। इससे पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बहुत मजबूत हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ी अच्छी खबर है वो कतर की तरफ से है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब 23 अगस्त को कतर का दौरा कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट सेटल हो गया, फाइनल हो गया, और इसमें 3 चीज़ें पाकिस्तान ऑफ़र करेगा कतर को, जिसमें अब वो इंटरेस्टेड भी हैं। पहली जो ऑफ़र हम करेंगे वो PIA के बारे में करेंगे। कतर की गवर्नमेंट PIA को ओन करने के लिए, इसके शेयर ख़रीदने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान का ख्याल ये है कि 51% शेयर अगर हम PIA के कतर को बेचते हैं तो उससे एक इकनॉमिकली पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा, और साथ ही PIA जो है वो भी दोबारा उसके अंदर जान आ जाएगी, मुर्दा जिस्म के अंदर एक जान सी पैदा हो जाएगी, क्योंकि उसे क्लब कर दिया जाएगा PIA को फिर कतर एयरवेज़ के साथ। और 51% शेयर्स बड़े शेयर्स होते हैं, और साथ ही ज़ाहिर कतर चाहता है कि इस्लामाबाद का एयरपोर्ट भी उनके हवाले कर दिया जाए। तो अगर हम इस्लामाबाद के एयरपोर्ट भी उनके पास उनको दे देते हैं तो वो ज़ाहिर मैनेजमेंट उनके पास चली जाएगी, और फिर वो यहाँ पे ज़्यादा फ़्लाइट्स लैंड करवा सकेंगे कतर, क्योंकि अभी कोटा है कि फ़लाँ एयरलाइन जो इतने जहाज़ इस्लामाबाद में उतार सकती है, फ़लाँ एयरलाइन को इतनी इजाज़त है। तो जब कतर एयरवेज़ आएगी या कतर की गवर्नमेंट आएगी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, तो डेफिनेटली फिर वो ज़्यादा जहाज़, ज़्यादा फ़्लाइट्स की इजाज़त दे देगी, तो उसके साथ एक्टिविटी इस्लामाबाद के अंदर बहुत शुरू हो जाएगी। और अगर कतर एयरवेज़ क्लब होती है PIA के साथ तो ज़ाहिर PIA को भी फ़ायदा होगा, और मेरा ख्याल है ये एक अच्छी डील है। इस डील में कोई हरज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को फौरी तौर पर रिलीफ चाहिए। PIA ज़ाहिर एक बहुत बड़ा बर्डन भी है पाकिस्तान के ऊपर, फाइनेंशियल बर्डन भी है। रोज़ाना 11 करोड़ रुपए हुकूमत पाकिस्तान PIA को अदा करती है रोज़ की। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि रोज़ाना ख़जाने को कितना बोझ पड़ता है ख़जाने पे, सिर्फ PIA की वजह से। और अगर PIA इस तरह ओन कर लेती है कतर की गवर्नमेंट, तो ज़ाहिर है पहले दिन तो हम 11 करोड़ रुपए रोज़ाना के खर्च से बच जाएंगे, और उसके बाद फिर हमें रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाएगा, और साथ एयरपोर्ट के अखराजात जो हैं वो भी कम हो जाएंगे, और एयरलाइन भी शायद चलना शुरू हो जाए। दूसरा, कतर की गवर्नमेंट पाकिस्तान में ज़मीनें लीज़ पर लेना चाहती है, और ये ज़मीनें ली जाएंगी फार्मिंग के लिए। और 2 जगह हैं जिनके बारे में ज़्यादा कंसर्न शो किया जा रहा है। एक चोलिस्तान की ज़मीन है, दूसरी राजनपुर के अंदर है, और इन ज़मीनों का जो मकसद है वहाँ पे फार्मिंग की जाएगी। और ये फार्मिंग क्यों की जाएगी? कतर वहाँ पे फूड सिक्योरिटी चाहता है, ताकि जितने उनके शहरी को जितनी खुराक की ज़रूरत है वो सारी की सारी पाकिस्तान से एक सप्लाई चेन बनाई जाए, और कतर के अंदर जो लोग हैं उनको फूड फराहम की जा सके। जो एक फूड बास्केट के तौर पे चोलिस्तान की ज़मीनें और राजनपुर की ज़मीनें कतर हासिल करना चाहता है, और मेरा ख्याल ये है कि ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि चोलिस्तान वैसे खाली पड़ा हुआ है, हम तो वहाँ पे कोई उगा नहीं रहे कोई चीज़। राजनपुर के अंदर भी जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, और अगर कोई एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाती है और वो ज़ाहिर जदीद फार्मिंग करेगी, उस फार्मिंग से हमारे अपने ज़मींदार भी बहुत चीज़ें सीख सकेंगे, जिससे ज़ाहिर है फिर लोगों की अपनी इकॉनमी, हमारी जो दही मैशत है वो बहुत बेहतर होगी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इस पे जाने में कोई हरज नहीं है।
तीसरा, कतर पाकिस्तान को डेफर पेमेंट पे गैस देने के लिए, LNG देने के लिए भी तैयार है और इसके लिए $3 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट होगी कतर की कि $3 बिलियन की वो LNG हमें देंगे और हम उसके जो पैसे होंगे वो किस्तों में 3-4 साल बाद उनको अदा करना शुरू करेंगे, जिससे ज़ाहिर है पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और मेरा ख्याल है अगर ये डील भी हो जाती है तो इसका भी अल्टीमेटली पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। लिहाजा 23 अगस्त का जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर का कतर का, वो बड़ा अहम है और इस दौरे से पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी आने के बहुत चांसेस हैं। इसी तरह सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और आपको याद होगा 14 अगस्त के ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब और वली अहद, सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ और उस रब्ते में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उनको पाकिस्तान आने की दावत दी और उन्होंने ये दौरा एक्सेप्ट भी कर लिया और शायद 23 मार्च को उनको निशान पाकिस्तान भी दिया जा रहा है। तो अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगाएं कि सऊदी अरेबिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। और जब वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो सऊदी अरेबिया के जहन में है कि अगर ये काम अगर पाकिस्तान में किया जाए तो सऊदी अरेबिया को फ़ायदा है और पाकिस्तान की मैशत को भी फ़ायदा है। सेम इसी तरह चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान को पहले भी इमदाद दी गई और अब एक बिज़नेस ट्रेड जो है उसको बढ़ाया जाएगा, ये भी एक अच्छी खुशहाइन चीज़ है। शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है ना वो भी होने वाली है और वहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब सदर प्यूटन से भी मिलेंगे और शायद वहाँ पे भी गैस सप्लाई, ऑयल की सप्लाई और कुछ इस किस्म की चीज़ों के ऊपर नया एग्रीमेंट्स हो जाए। तो ये अगर सारे वेन्यूज़ खुल गए, चाइना के साथ खुल गया, रशिया के साथ खुल गया, सऊदी अरेबिया ने अगर इन्वेस्टमेंट कर दी, यूएई ने अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी और जो कतर के साथ जो मेजर एक ट्रीटी हो रहा है पाकिस्तान का, ये मेरा ख्याल ये है कि अगले 3-4 महीनों में पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन उन 3-4 महीनों की तरफ जाने से पहले मेरी सिर्फ कौम से एक दरख्वास्त है, गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है, बल्कि सारे सियासतदानों से दरख्वास्त है कि हम आखिर कब तक भीख मांगते रहेंगे। कब तक ऐसा होगा कि हर गवर्नमेंट कशकोल उठाएगी और अपने उन्हीं दोस्तों के पास जाना शुरू कर देगी, कभी टर्की के पास जाएगी, कभी मलेशिया के पास चली जाएगी, कभी जापान के पास चली जाएगी, कभी अमेरिका के पास जाएगी, कभी ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरेबिया के पास जाएगी और कभी यूएई, कभी कतर के पास जाएगी। आखिर हमें कभी ना कभी तो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपने कदमों पे खड़ा होना पड़ेगा। कब तक हम दूसरों से इमदाद ले लेके मुल्क को चलाते रहेंगे? हमें चाहिए कि हम अपने कदमों पे खड़ा हों, कुछ खुदाखौफी करें, ये फैसला कर लें कि हमने किस लेवल तक इकॉनमी को लेके जाना है, हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी होनी चाहिए, इंपोर्ट्स कितनी होनी चाहिए। ये जो गैप है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का, उसे मिनिमम होना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर सब लोगों को काम करना चाहिए। ये ना हो कि 22 करोड़ लोगों का बोझ 1 करोड़ लोग उठा के फिर रहे हैं। आखिर 1 करोड़ लोग 22 करोड़ लोगों का बोझ कब तक उठाएंगे? अल्टीमेटली हमें ये सोचना पड़ेगा और ये जो कर्ज़ की मैं ले के पीते रहते हैं, आखिर ये कितना अर्सा तक चलेगी? लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि एक ही बार वंस फॉर ऑल ये फैसला कर लें कि हमने इमदाद नहीं लेने, अब हमने सिर्फ ट्रेड करनी है। कोई मुल्क अगर हमारे साथ ताल्लुकात रखना चाहता है तो ट्रेड रिलेशंस होंगे, कोई इमदादी रिलेशंस नहीं होंगे। कुछ भी हो जाए हम भीख नहीं मांगेंगे, हम भूखे सो लेंगे, भूखे मर जाएंगे, बैठे रहेंगे, लेकिन किसी तरफ इमदाद के लिए कशकोल नहीं फैलाएंगे। ये अगर हम फैसला कर लें खुददारी का तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत आगे चला जाएगा। ये जो हम अपने हर मसले का इलाज एक ही चीज़ में दरियाफ्त करते हैं और वो होता है इमदाद, कि चले जाएं जी इस्लामी मुल्क के पास और वहाँ से इमदाद ले लें। आखिर इससे कितनी देर मुल्क चल सकेगा? हमारी हालत ये है कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो ये सऊदी अरेबिया का दौरा किया था, आपको याद होगा, अब आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे इस दौरे की। तो जब यह जहाज़ जा रहा था तो रास्ते में मिफ्ता इस्माइल साहब जहाज़ में बैठ के कोई लिस्ट बना रहे थे, धड़ाधड़ लिखी जा रहे थे। तो वहाँ पे एक दूसरे वज़ीर ने उनसे पूछा कि मिफ्ता साहब आप क्या कर रहे हैं? तो मिफ्ता साहब का जवाब था कि भाई मैं भीख मांगने के लिए जा रहा हूँ, तो जो जो चीज़ें मांगनी है उसकी फहरिस्त बना रहा हूँ। तो ये बेसिकली हमारा एक रवैया है कि हमारा जो हर वज़ीर ख़जाना होता है वो चीफ बैगर होता है, उसका एक ही काम होता है कि वो दूसरे मुल्कों से भीख मांग कर लाए। और हमारी हर हुकूमत जब बनती है तो वो यही रोना रोती है कि ख़जाना खाली है और हमारे पास भीख मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो खुदा खौफी करें, कम अज़ कम भीख मांगना तो बंद करें, क्योंकि ये सुन्नत रसूल भी है कि इंसान को अपने ऊपर इन्हसार करना चाहिए। और जब इंसान अपना हाथ किसी और के सामने फैला देता है तो फिर कुदरत भी नाराज़ हो जाती है, फिर अल्लाह ताला की नुसरत भी नहीं आती। कम अज़ कम हाथ को अगर ऊपर वाला हाथ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम हाथ को फोल्ड तो कर लें। ये जो एक ज़िल्लत है कि हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ पे हमारा हाथ फैला होता है, क्या ये कोई ज़िंदा कौमों की निशानी है?